कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम को चिट्ठी, देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। अतीक को 9 और अशरफ को 5 गोलियां लगी, सिर और सीने और पेट में मारी गई। दोनों कल रात दफनाए गए। जनाजे में 100 लोग हुए शामिल। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के केस पर फैसला आज। राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला आज। देश भर में फिर बढ़ने लगा कोरोना वायरस से देश में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। एक्टिव केस 60,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का लाइव न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से आ रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आखिरी दिन आज। कल होगी पहले चरण के नामांकन की अर्जी दाखिल। अब तक दाखिल किए गए कुल 13,214 पर्चे। कल होगी पहले चरण की नामांकन पत्रों की जांच। बीजेपी ने इसी बीच अपनी लिस्ट जारी कर दी है। नगर निगम महापौर हेतु प्रत्याशी घोषित किए गए। बीजेपी ने कई मेयर के टिकट काटे। मंत्री नंदी की पत्नी का टिकट कटा। निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज। कल होगी पहले चरण के नामांकन के पत्रों की जांच। मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी का भी टिकट कटा। कल होगी पहले चरण के नामांकन की पत्रों की जांच। आपको बता दें, निकाय चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आखिरी दिन आज है और कल पहले चरण के नामांकन के पत्रों की जांच होगी। आपको बता दें, अब तक दाखिल किए गए कुल 13,214 पर्चे। इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। नगर निगम महापौर हेतु प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने कई मेयर के टिकट भी काटे हैं। वहीं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की पत्नी का भी टिकट कटा है। पत्नी अभिलाषा का प्रयागराज से उनका टिकट कट चुका है। निकाय चुनाव के पहले चरण में नामांकन की आज अंतिम दिन है। वहीं कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन, निकाय चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आज अंतिम दिन है और बीजेपी ने लिस्ट जारी कर नंद गोपाल गुप्ता की नंदी की पत्नी का टिकट काट दिया है। उसको लेकर के बीजेपी ने किन प्रत्याशियों पर दांव लगाया है? जी, आपको बता दें कि जो लिस्ट आई है उसमें जो लखनऊ से जो मौजूदा मेयर थी यहाँ की संयुक्ता भाटिया, उनका भी टिकट काटा गया है और उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही थी, उनको टिकट यहाँ पर दिया गया है। और उसके साथ ही जो कई यहाँ पर जो लखनऊ की बात की जाए तो जो पुराने जो पार्षद थे कई तो उनका भी यहाँ पर टिकट काटा गया है, जिससे काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। जो निवर्तमान पार्षद थे और उनका टिकट यहाँ पर काटा गया है वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कहीं न कहीं जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनका टिकट काटा गया है, बगावत की स्थिति में उतर आए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, 17 तारीख है आज के बाद नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और जिस तरह से जो टिकट इसीलिए जो है टिकट एकदम लास्ट चरण में घोषित किया गया था कि कुछ लोग इधर उधर ना भाग सके, लेकिन जो चुनाव लड़ने के पहले मूड में थे उन्होंने इसकी तैयारियां पहले से कर ली थी और टिकट न मिलने पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भर रहे हैं। हाँ, बात की जाए प्रयागराज के मेयर प्रत्याशी जो कि नंद गोपाल नंदी की पत्नी थी, उनको टिकट पहले से घोषित किया गया था लेकिन लास्ट टाइम उनका टिकट काट दिया गया है। अब लेकिन नंद गोपाल नंदी सरकार में मंत्री हैं तो उनकी तरफ से कोई विद्रोह देखने को नहीं मिल रहा है। जी, बीजेपी ने कई उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं। क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के हिसाब से कर रही है? जी हाँ, बात की जाए तो जो सामान्य जहां पर सामान्य उम्मीदवारों को टिकट मिलना था वहां पर भी बीजेपी ने जो है पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। लखनऊ के सरोजनी द्वितीय क्षेत्र की सीट की बात की जाए तो राजा बिजली पासी प्रथम वार्ड की बात की जाए जो कि सामान्य वार्ड था और यहाँ पे सामान्य प्रत्याशी को जो है टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से पाल समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया गया। इस तरह कई अन्य सीटें हैं जहां पर सवर्ण जात की अनारक्षित सीट थी वहां पर उन्होंने जो है आरक्षित जात के लोग रहा है। इस तरह कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो सवर्ण वोटर है उनके परंपरागत वोट है और वो उनको लगभग मिलेंगे ही, और जो अन्य कास्ट के वोट है उनको पाने के लिए उसने ज्यादातर ये जात कार्ड खेला है और पिछड़ी जाति उसकी जाति को ज्यादा टिकट दिए हैं, जिससे कि जो ये जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और सवर्ण जातियों के वोट उनको लगातार मिलेंगे, जिससे उनकी जो विजय है वो सुनिश्चित हो सके। ये जो चुनाव है नगर निकाय का, ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी अपने तैयारियों के साथ साथ सभी दांवपेच आजमा रही है, जिससे कि जो सीट है इसमें क्लीन स्वीप कर सके और प्रदेश में की जनता को एक बड़ा संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है यहाँ पर प्रमुख पार्टी है और सबसे ज्यादा वोट उसी को मिलना है। सबसे ज्यादा अभी भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, जिसके लिए पूरी तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब बात की जाए मुख्यमंत्री योगी की, आदित्यनाथ की, तो उनकी भी जनसभाएं सारे जो नगर निगम के क्षेत्र है सब में उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं और पूरी तरह से प्रचार करेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये भी इनकी भी जनसभाएं लगातार लगी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी मतलब कई मंत्री इसमें प्रचार में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरी तरह से जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पवन। वहीं खबर दिल्ली से आ रही जहां मनीष सिसोदिया से ईडी आज कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी रिमांड बढ़ाने को कर सकती है मांग। शराब नीति घोटाले मामले में की थी पूछताछ।
ईडी रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, आज कितने बजे तक मनीष सिसोदिया की पेशी हो सकती है और क्या कुछ मांग कर सकती है ईडी रिमांड में लेने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग 2 बजे के आसपास जो है राउच एवेन्यू कोर्ट में जो है मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा और ईडी फिर से उनकी रिमांड की ही मांग करेगी, कस्टडी लेगी, ताकि वो अभी इस केस में जो है थोड़ी बहुत उनको जो सुनवाई करनी है या ये कहें कि कुछ जांच करनी है, उसके लिए वो थोड़ा सा समय और फिर दोबारा से मांगेगी। जी तमाम जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा, शुक्रिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर लखनऊ से आ रही है, माफ कीजिएगा। खबर दिल्ली से है। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। मामले में कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। प्रवीण गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, यूपी में अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर लगातार सवाल उठते चले आए हैं और इसी बीच अशरफ और क्या कहते हैं अतीक की हत्या को लेकर भी याचिका डाली गई है। इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी है? जी मैं बता दूं आपको, अतीक को और अशरफ को लेकर जो अहम जानकारी निकल के सामने आई है। विशाल तिवारी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें 2017 से लेके आज तक के एनकाउंटर का हवाला दिया गया है और उसी के बिहाफ पर ये आज जो याचिका डाली गई है ये इसी को लेकर डाली गई है।
और विशाल तिवारी ने ये भी कहा है कि अगर इसी तरीके से लोकतंत्र के राज में ये होता रहा तो कानून के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। जी मैम। जी, जैसे कि अभी तक याचिका डाल दी गई है, सुप्रीम कोर्ट कब तक इस मामले पर सुनवाई कर सकता है? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से बाकी अभी 2017 से लेके 183 एनकाउंटर यूपी के अंदर दिखाए गए हैं और जो याचिका डली है वो 2017 से अब तक 183 मामले में डली है, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अब कब तक इस पे फैसला आ पाएगा या कब तक इसका निष्कर्ष निकल पाएगा। लेकिन जो विशाल तिवारी वकील है उन्होंने 3 लोगों की उन्होंने मांग की है कि इसका जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। लेकिन जो शीर्ष जज हैं, पूर्व शीर्ष जज हैं, उन्होंने 3 लोगों की कमेटी का गठन किया है और गठन करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करने की कोशिश की जाएगी। जी प्रवीण, विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई बार सफाई भी दी है। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है? जी मैं बता दूं आपको कि सरकार को लेकर इसमें जो प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि गैंगस्टर से ये राजनेता बने थे और इनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही ये लगा लीजिए कि बहुत ही खतरनाक तरीके का बैकग्राउंड था। इन्होंने निर्दलीय भी 2-3 बार चुनाव जीता है, एमएलए का चुनाव भी इन्होंने जीता है, सांसद का चुनाव भी इन्होंने जीता है। इनका जब नाम सामने आता था तो किसी भी राजनेता की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने खड़े होके वो क्या कहते हैं अपना चुनाव लड़ पाए। जब लास्ट टाइम इन्होंने योगी जी नरेंद्र मोदी के साथ में चुनाव लड़ने की वाराणसी से सोची थी, तब इनकी जब जमानत जब्त हुई थी तब से ही ये नाराजगी जताई जा रही थी और कहीं ना कहीं ये अपना दबदबा दोबारा बनाना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही जब पिछली बार का जो हादसा इन्होंने किया था, सड़क हादसा जो हुआ था, उसमें इनका वो दिखाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनेता लोग हैं वो अब बहुत ही ज्यादा प्रभावुक है कि एक कहा जा सकता है कि हर तरीके से अब जो खतरे की घंटी थी, अब राजनेता जितने भी यूपी के अंदर है वो खुलकर चुनाव लड़ सकते हैं और सामने आकर बात कर सकते हैं। अब राजनेता की जो बात करें तो उसी तरीके से जिस तरीके से सुचारू रूप से चुनाव हो सकता था, अब वो चुनाव उसी तरीके से होगा। जो एक डर की घंटी राजनेताओं पर लटकी रहती थी वो अब बजनी बंद हो जाएगी। जी प्रवीण, लाजमी है कि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो जाना और उनका जवाबदेही भी होना जरूरी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच खबर बरेली से आ रही है। आज से शुरू होंगे नामांकन प्रक्रिया। 17 से 24 अप्रैल तक होंगे नामांकन। 25 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 27 को नाम वापसी, 28 को चुनाव चिन्ह आवंटन है। 11 मई को मतदान किया जाएगा और 13 मई को मतगणना होनी है। ऐसे में कलेक्ट्रेट में मेयर प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचेंगे। बरेली कॉलेज में पार्षद प्रत्याशी करेंगे नामांकन। इसी बीच खबर आगरा से आ रही है। ताज सुरक्षा प्रभारी रीना चौधरी ने किया निरीक्षण। रीना चौधरी को पर्यटक समझ लपकों ने घेरा। ताज सुरक्षा प्रभारी ने लिखाई लगभग 1 दर्जन के लपकों को। निरीक्षण के दौरान लपकों में मची भगदड़।
खबर आगरा से है। खबर कानपुर देहात से है। खबर कानपुर देहात से है, जहां बागेश्वर धाम बाबा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। रंजीतपुर में आज होने वाली थी कथा। इसी बीच आश्रम के महाराज गोपाल दास जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम की कथा नहीं हो पाएगी। प्रशासन ने कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्देश दिए। खबर फरुखाबाद से है। पत्रकार नवनीत सैनी पर जानलेवा हमला। समाचार संकलन कर रहे, अपने घर जा रहे थे। नवनीत सैनी ने सटोरियों का सट्टा कराया था बंद। मामले की सूचना पत्रकार सैनी ने शमशाबाद पुलिस को दी। पुलिस ने मेडिकल कराया। श्री सैनी के न्यूज के शमशाबाद रिपोर्टर। खबर आगरा से है। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर हुआ हंगामा। बी फार्म बांट रहे कार्यकर्ताओं को पार्षद ने की बदतमीजी। अन्य कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर मामले को किया शांत। कार्यकर्ताओं को जमकर हुई तू तड़ाक। पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर हुआ हंगामा। बी फार्म बांट रहे कार्यकर्ताओं को पार्षद ने की अभद्रता। अन्य कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर मामले को किया शांत। खबर आगरा से है, जहां ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। बी फार्म बांट रहे कार्यकर्ताओं को पार्षद ने की अभद्रता। अन्य कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तू तड़ाक देखने को मिला है। वहीं यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। खबर अमरोहा से है, जहां मोहल्ला मंडी चौक निवासी मुकेश सक्सेना करीब पिछले 12 साल से भाजपा में नगर के महामंत्री हैं। वहां वार्ड नंबर 27 से सभासद के पद के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे। 16 अप्रैल को भाजपा ने जैसे ही लिस्ट जारी की, उसमें मुकेश सक्सेना का नाम नहीं था, जिससे नाराज होकर भाजपा नेता मुकेश सक्सेना ने शाम जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ का सेवन करते ही परिवार में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में भाजपा नेता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी। सर गंगाराम अस्पताल में किया गया भर्ती। निमोनिया से पीड़ित पाए जाने के बाद भर्ती कराए गए हैं। नेता को सांस लेने में तकलीफ की थी शिकायत। सपा नेता मोहम्मद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और निगरानी में है। जानकारी के मुताबिक आजम खान को रात 3 बजे सरगंगाराम अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। आजम के साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं। परिवार वालों का कहना है कि कल शाम रोजा इफ्तार के बाद आजम खान की तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।